हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एसी करंट का एक टॉपिक है जिसमें हम लोग यहाँ से सर्किट थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इसके हमारे 3 पार्ट्स हैं। तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग सिंगल सर्किट की बात करेंगे, सिंगल एलिमेंट्स जो लगे होते हैं सर्किट में उनकी बात करेंगे। उसके बाद जो सर्किट थ्योरी पार्ट 2 आएगा उसमें डबल एलिमेंट्स की बात करेंगे। फिर ये सर्किट थ्योरी पार्ट 3 आएगा, उसमें हम लोग ट्रिपल एलिमेंट्स की बात करेंगे यहाँ पे। तो आज हम लोगों का जो सर्किट थ्योरी पार्ट 1 है इसमें हम लोग कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, और यही बेसिक आपका आगे जो सर्किट पार्ट 2 एंड पार्ट 3 होगा उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगी। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सर्किट थ्योरी पार्ट 1 से। तो पहला हमारे पास होता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब बच्चों ये होता है कि ऐसी सर्किट जहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक रजिस्टर लगा हुआ हो और इसके अलावा कुछ भी उस सर्किट में कोई भी एलिमेंट ना लगा हुआ हो, ऐसी सर्किट को हम लोग वहाँ पे प्योर रेजिस्टिव सर्किट के नाम से बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सर्किट लिया है जहाँ पे हमारे पास एक रजिस्टर लगा हुआ है और हमने इसको जो है एक एसी करंट से, एसी वोल्टेज से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एसी का सिंबल क्या होता है, इस तरह से बना होता है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हमने एक पल वैसे तो इसमें हम करंट की डायरेक्शन को बिल्कुल भी गेस नहीं कर सकते हैं कि करंट डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जा रही है, बट हम अपने एक सिंप्लिसिटी के लिए एक डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि करंट सपोज यहाँ से यहाँ पे इस तरह से फ्लो कर रही है। तो जैसे कि पता है कि जब करंट इसके थ्रू फ्लो करेगी तो इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। या आप अगर किरचॉफ लॉ लगाते हो पाथ लेके तो V कितना है इस एसी वोल्टेज का, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो I इज इक्वल टू वी बाई आर हो गया। ठीक है, यहाँ पे सिंपल जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर हो गया। इज इक्वल टू वी की वैल्यू क्या हमारे पास है, वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी हम वैल्यू पुट कर दी है। नीचे हमारे पास आर है। ठीक है, आर क्या है, यही आपका रेजिस्टेंस है, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर है। सो हमें करंट मतलब I इज इक्वल टू क्या हो गया, वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी हो गया। तो वी नॉट अपॉन आर को क्या हो गया, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस हो गया। तो पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, करंट होती है। तो इसको हम लोग इस वी नॉट अपॉन आर को हम लोग आई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वी नॉट है इसलिए हमने यहाँ पे आई नॉट को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आई नॉट क्या हो जाता है, ये पीक करंट हो जाती है। जैसे हमारे पास वी नॉट क्या होता है, पीक वोल्टेज होता है। तो एज यूजल जब पीक वोल्टेज होगा तो पीक वोल्टेज पे पीक करंट मिलेगी हमको, इसलिए हमको यहाँ पे पीक करंट की तरह लिखा गया है। यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि वेयर वी नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू आई नॉट, दैट इज आई नॉट इज़ फॉर पीक करंट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी निकल आया। अब बात करते हैं फेज़ डिफरेंस की। तो यहाँ पे एक फेज़ डिफरेंस एक नया टर्म आता है जो आपको अब आगे आने वाले सर्किट्स में देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो फेज़ डिफरेंस क्या होता है उसको समझ लेते हैं। फेज़ डिफरेंस का मतलब, फेज़ का मतलब पता होता है कि एंगल, जो भी एंगल का पार्ट होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ओमेगा टी है, ये पूरा एंगल है साइन थीटा, थीटा पार्ट पूरा एंगल का, या ओमेगा टी है, या कुछ भी यहाँ पे साइन के साथ में जो भी कुछ लिखा होगा, ओमेगा टी प्लस कुछ और उसमें और ऐड हो, या सिर्फ ओमेगा टी लिखा होगा, जो भी आपका एंगल वाला पार्ट होता है बच्चों, उसको हम लोग फेज़ बोलते हैं। ठीक है, तो फेज़ डिफरेंस को हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ, ये मॉड लगाइए साइन जो हमने यहाँ पे मॉड का लगाया हुआ, तो मॉड ऑफ फेज़ ऑफ वोल्टेज माइनस फेज़ ऑफ करंट। तो करंट और वोल्टेज के फेज़ को यहाँ पे इसका डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, मतलब इनकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो पॉजिटिव में निकल के आएगी। तो यहाँ पे लिखा कि फेयर फेज़ आपको थीटा हो सकता है या ओमेगा टी हो सकता है, कुछ भी आपका हो सकता है फेज़ आपका। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि करंट, यहाँ पे लिखा हमने स्टार लगा के, करंट इज़ इन फेज़ विद पोटेंशियल। तो करंट जो है वो सेम फेज़ में है। सेम फेज़ का मतलब कि करंट का और पोटेंशियल का दोनों का फेज़ एंगल सेम है। अब कैसे सेम, कैसे ये भी देख लेते हैं। तो हमने कहा कि फेज़ ऑफ वोल्टेज, तो फेज़ ऑफ वोल्टेज कितना है, ओमेगा टी है। ठीक है, और फेज़ ऑफ करंट क्या है, ओमेगा टी है। ठीक है, तो ओमेगा टी फेज़ ऑफ वोल्टेज में रखेंगे ओमेगा टी माइनस फेज़ ऑफ एंगल ओमेगा टी। ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी हो जाएगा हमारे पास 0। तो 0 हो गया, मतलब कि दोनों के बीच का एंगल 0 है, मतलब आई एंड बी के बीच का एंगल 0 है यहाँ पे। तो मतलब फेज़ एंगल वहाँ पे 0 है, 0 है मतलब फेज़ डिफरेंस 0 है। इसका मतलब कि करंट और पोटेंशियल सेम फेज़ में है। सेम फेज़ का होने का मतलब है कि जिस हिसाब से करंट वेरी करेगी उस हिसाब से आपको पोटेंशियल भी वहाँ पे वेरी करेगा। अब इसको समझते हैं फेज़र डायग्राम से। ओके, फेज़र डायग्राम में क्या होता है कि जहाँ पे हम लोग पोटेंशियल को, करंट को और टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी वहाँ पे एक हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं वो उसको हम लोग फेज़र डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या किया हमने, एक ये टाइम एक्सिस है, तो यहाँ पे हमने
वोल्टेज का दिया है कि वोल्टेज इज इक्वल टू क्या है, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है। तो ये जो आपका पोटेंशियल है वो कितने एंगल पे बना हुआ है, ओमेगा टी एंगल पे बना हुआ है। तो टाइम एक्सिस हमने ओमेगा टी एंगल पे ये वी नॉट, ये जो लेंथ लिया है हमने पूरा ये वी नॉट का लिया है, ठीक है। तो वी नॉट लेंथ हो गया। तो वी नॉट किसके लिए क्या है, पीक वोल्टेज के लिए रिप्रेजेंट कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक। ऐसे हमारे पास आई के लिए क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो यहाँ पे भी जो करंट है वो भी हमारी ओमेगा टी एंगल पे ही है टाइम एक्सिस से, तो ओमेगा टी एंगल पे करंट भी है। तो यहाँ पे इसी के ऊपर ओवरलैप करा के आई नॉट भी ड्रॉ कर दिया, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो वी नॉट और आई नॉट हमने क्या था, वी की पोटेंशियल एंड करंट दोनों सेम फेज में। तो देखो यहाँ हमको इस डायग्राम में दिख भी रहा है, ये दोनों आपका अलाइन है, एक ही लाइन में है, पैरेलल है, या कह सकते हो ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका मतलब यही होता है कि ये सेम फेज में है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे ये चीज़ है लेंथ ऑफ एरो, जैसे यहाँ लेंथ ऑफ, अभी हमने यहाँ पे दिखा रखा है कि लेंथ ऑफ एरो कुछ ज़्यादा बड़ी है यहाँ पे, ठीक है। तो लेंथ ऑफ एरो शो करता है पीक वैल्यू को शो करता है कि कितनी ज़्यादा पीक वैल्यू है उसकी, मतलब यू कैन से सिंपली मैग्नीट्यूड को शो करता है, ठीक है, वोल्टेज के। ऐसे करंट का, ठीक है, वैसे ही हो जाएगा। फिर प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसका प्रोजेक्शन देखते हैं। जैसे मान लो कि इस एरो का प्रोजेक्शन वाई, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम प्लॉट है, वाई एक्सिस पे क्या करते हैं कि वाई एक्सिस पे हम लोग इसका प्रोजेक्शन देखते हैं, इसकी परछाई देखते हैं। तो इसका परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉप हमने को ड्रॉप किया हुआ यहाँ पे। तो जो यहाँ पे जो पॉइंट है बच्चों, ये पूरा ये शो करता है v इज इक्वल टू, मैं लिखा है यहाँ पे v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो v जो होता है ये आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू को शो करता है। तो पोजीशन ऑन y एक्सिस जो होता है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को शो करता है, चाहे वो करंट की हो चाहे वो वोल्टेज की हो। अब करंट से अगर हम यहाँ पे देखो ड्रॉप करेंगे यहाँ पर, तो वो करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को शो करेगा। वोल्टेज ड्रॉ करेंगे तो वो वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को शो कर देगा। तो करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या हो जाती है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाती है, ठीक है। ओके, क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। तो हम लोगों ने प्योर रेजिस्टिव सर्किट पढ़ लिया। अब हम लोगों के पास है प्योर इंडक्टिव सर्किट है। तो इंडक्टिव का मतलब आ गया कि वहाँ पे हमारे पास कोई इंडक्टर लगा होगा। तो ये देखो हमने एक सर्किट लिया, यहाँ पे सिर्फ एक इंडक्टर लगा, बाकी यहाँ पे और कोई भी एलिमेंट नहीं लगा रखा है। तो डेट्स वाई वी कॉल्ड इट प्योर इंडक्टिव सर्किट। सो इंडक्टर लगा हुआ, तो इंडक्टर के लिए हमने बताया था सिंबल यहाँ पे हम लोग एल यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने इसको जो है AC करंट से AC से सप्लाई दे रखी है। तो सप्लाई इसका वोल्टेज जो है वो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। तो वो हमेशा हर जगह जो सप्लाई रहती है उसकी वो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी ही है यहाँ पे, ठीक है। मान लिया एक किसी इंस्टेंस के लिए अपने इजी के लिए, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए, करंट यहाँ फ्लो कर रही है इस तरह से। तो हमने आपको एक चीज़ बताया था बच्चों कि जब इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करती है तो क्या होता है, वहाँ पे एक सेल्फ इंडक्टेंस आता है। मतलब इसके थ्रू करंट फ्लो करेगी तो वहाँ पे आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, वहाँ फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वहाँ पे इंड्यूस्ड करंट आएगी, और वो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि वो ये जो करंट फ्लो कर रही है उसको वो अपोज करेगी। तो हम ये मान लेते हैं कि जो भी एक कंडक्टर होता है, मैंने बताया था कि जो भी कंडक्टर आपका होता है वो एक बैटरी की तरफ, एक ईएमएफ की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से ईएमएफ बना देंगे, मतलब ये सेल बन जाएगा कुछ इस तरह से सेल, मतलब ये पूरा इंडक्टर जो है एक सेल की तरह बिहेव करेगा। तो सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव टर्मिनल इधर है। तो हमने ऐसा क्यों बनाया इधर, तो वो इसलिए कि देखो हमारी जो मेन करंट है हमारी इधर से मूव कर रही है, और जो ईएमएफ बना है ये हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की करंट किधर फ्लो करेगी, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ की करंट जो है हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ठीक है, इधर साइड में। तो ये हमारे पास इंड्यूस्ड करंट, तो तभी तो इसका अपोज करेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होगा कि हमारे पास हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एक ईएमएफ टाइप का है, मतलब ये हमारे पास जो इंडक्टर है वो एक ईएमएफ की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और नेगेटिव टर्मिनल आपका इधर है। तो यहाँ पे हम लोग अगर किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाते हैं, लूप रूल जो है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या मिल जाएगा, ये V हो गया, V, और यहाँ से चलेंगे इस तरह से तो V माइनस E हो जाएगा। माइनस E क्यों होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो इसलिए माइनस E इज इक्वल टू फोर सर्किट का फिर मूव करके 0 हो गया। तो V माइनस LdI/dt। तो EMF क्या था हमारे पास, EMF का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, LdI/dt होता है। E की वैल्यू क्या होती है, LdI/dt होता है, मैंने पढ़ाया था, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो LdI/dt इज इक्वल टू V हो गया, ये से सॉल्व किया इसको, ठीक है। फिर क्या है यहाँ से, फिर हमने क्या किया, dt को इधर भेज दिया, dt को इधर भेजा और L को इसके नीचे भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास di बचेगा, तो di इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे v की वैल्यू को हमने क्या पुट किया है, v की वैल्यू के हमारे पास क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी है। तो हमने v की वैल्यू को वी नॉट साइन ओमेगा टी पुट कर दिया, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन L जो उसके नीचे गया था और इंटू dt गया था, dt यहाँ पे है, ठीक है।
अब यहाँ पे डी आई है, यहाँ पे डी टी है, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, छोटे छोटे करंट्स को जोड़ देंगे यहाँ पे। तो जब इस तरह करेंगे तो यहाँ पर डी आई की जगह हमको आई टोटल करंट मिल जाएगी, आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल हो गया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे बच्चों, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस ओमेगा टी, देखो माइनस साइन ये लिखा हुआ है और कॉस ओमेगा टी हो गया है, और नीचे हमारे पास ओमेगा आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे ओमेगा भी आ गया, तो वी नॉट ओमेगा एल हो गया। तो हमने वी नॉट ओमेगा एल को थोड़ा अलग लिख लिया और कॉस ओमेगा टी को हमने अलग लिख लिया है, ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया है, वी नॉट और एल को बाहर निकाल लिया और साइन ओमेगा टी का सिर्फ इंटीग्रेशन किया है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, तो वही ओमेगा हमारे पास यहाँ पे नीचे आ गया, तो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल हो गया। तो इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास वी नॉट, अब ऊपर पोटेंशियल है, ठीक है, ऊपर पोटेंशियल है, तो यहाँ पे हमारे पास नीचे हमारे पास, तो यहाँ मतलब ये वैल्यू कुछ यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगी, ये वैल्यू कुछ एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगी, तो बिहेव क्या करेगी, वो रेजिस्टेंस ही होता है बच्चों, ठीक है, तो इसके बारे में हम डीपली और आगे डिस्कस भी करेंगे। तो इसको हम लोग, इस पूरी वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट, तो करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आई नॉट हो गया हमारे पास इस तरह से। उसके बाद कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, अब देखो यहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा टी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई बाई साइन 90 माइनस थीटा होता है, मतलब साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है, तो थीटा हमारे पास क्या है, ओमेगा टी है, तो पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, लेकिन चूंकि यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, तो माइनस साइन अगर इसके अंदर लेंगे तो इसको ये आपका चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू, अब वो यहाँ पे माइनस था तो माइनस प्लस करने के चक्कर में हमने इसको कुछ इस तरह से करना पड़ा। एक चीज़ और बच्चों यहाँ पे है कि ओमेगा टी की वैल्यू हमें कुछ एक्स्ट्रा भी रखनी होती है कि ये हमेशा पॉजिटिव बनी रहे, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो गया। तो यहाँ पर देखा हमने करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल बाई 90 डिग्री, ठीक है, तो करंट यहाँ लैग कर रहा है। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल का फेज एंगल कितना है, ओमेगा टी है सिर्फ, और करंट का फेज एंगल कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, तो कौन कम है यहाँ पे, तो यहाँ पे ओमेगा टी है और यहाँ पे ओमेगा टी में माइनस पाई बाई 2 हो रहा है, तो करंट पीछे है, मतलब करंट कम है वोल्टेज से, इसलिए यहाँ लिखा है करंट लैग्स बिहाइंड द पोटेंशियल बाई 90 डिग्री, तो कितने से कम है, 90 डिग्री से कम है ना यहाँ पे, इसलिए बाई 90 डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका भी हम फेजर डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, तो फेजर डायग्राम यहाँ कुछ बना है, यहाँ पे टाइम एक्सिस ये हो गया, तो पोटेंशियल हमारे पास वही ओमेगा टी पे है, हमारे पास दिखाया मैंने भी कि v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी से पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाए, मतलब पोटेंशियल दिखाएंगे यहाँ से हम लोग, ठीक है, तो ये ओमेगा टी एंगल बना दिए, यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब आपको जो वी नॉट है उसको ड्रॉ कर दिया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद दिखाया कि करंट जो है वो लैग कर रही है, मतलब कि 90 से कम जा रही है, तो ठीक है, 90 से कम कितना, मतलब ओमेगा टी से 90 कम है, तो पहले तो ओमेगा टी मतलब पोटेंशियल से 90 कम है, तो ये रहा पोटेंशियल, और पोटेंशियल से 90 कम है मतलब नीचे की तरफ, ठीक है, तो यहाँ नीचे की तरफ ये करंट ड्रॉ हो जाएगा, तो यहाँ पे आई नॉट हो जाएगा। ये देखो पोटेंशियल और करंट के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, ठीक है, एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरह से हमारे इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या होता है बच्चों, क्या शो करेगा, वी इंस्टेंटेनियस शो करेगा, और करंट का और इसका पोजीशन क्या शो करेगा, यहाँ पे करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को शो करेगा। फिर इसका एक वेव डायग्राम होता है, ये तो आपका फेजर डायग्राम है, एक आपका वेव डायग्राम होता है, तो वेव डायग्राम कुछ इसका जो है कुछ इस तरह बनेगा। तो यहाँ पे जो हमने दिखाया कि पोटेंशियल की v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, उसका ग्राफ तो सिंपल ऐसे ही जो ब्लू पेन से बना हुआ है, ये आपका v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के लिए है, और करंट हमारी लैग कर रही है 90 डिग्री से, जब 90 डिग्री से लैग करेगी तो उसका ग्राफ कुछ यहाँ से आएगा, यहाँ नीचे से शुरू होगा, तो नीचे से शुरू होकर फिर ऊपर उठेगा, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, ठीक है। तो हम इसको कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि यहाँ से क्यों शुरू हुआ, देख लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 रखते हैं, मतलब t इज इक्वल टू 0 है, यहाँ देखो ये आपकी टाइम एक्सिस है, ये आपकी टाइम एक्सिस है, तो टाइम इज इक्वल टू 0, यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू 0 होगा, तो जब टाइम आपका 0 हो, यहाँ पर 0 रखो, t इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, v इज इक्वल टू 0 हो गया, है ना, यहाँ पर 0 हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर हम टाइम 0 रखते हैं, यहाँ पर टाइम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, साइन माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, तो माइनस मतलब नीचे की तरफ माइनस, फिर माइनस पे चला गया नीचे एक्सिस पे, और पाई बाई 2 90 पे, मतलब कि जब पोटेंशियल 0 है तब करंट मैक्सिमम है, कह सकते हैं जब पोटेंशियल 0 तो करंट मैक्सिमम है कितना से, ठीक है, तो पाई बाई 2 मतलब -1 हो गया, ठीक है, -1 कह सकते हैं, तो -1 यहाँ पे आ रहा होगा कहीं, तो यहाँ पे -1 हो गया, तो यहाँ इसीलिए आपका ग्राफ जो है यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है।
तो जहाँ जहाँ पोटेंशियल कम होगा वहाँ करंट ज़्यादा होगी, जहाँ करंट ज़्यादा होगी वहाँ पोटेंशियल कम होगा। तो देखो यहाँ पे ये पोटेंशियल कम है, करंट मैक्सिमम है। यहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम देखो है, तो करंट देखो यहाँ पे ज़ीरो हो गई। फिर ये करंट उठने लगी, फिर यहाँ पोटेंशियल आपका ज़ीरो है, करंट मैक्सिमम हो गई। देखो इस तरह से ग्राफ बना होता है। पोटेंशियल फिर यहाँ पे मैक्सिमम है तो करंट यहाँ पे टच कर रही तो ज़ीरो हो गई। तो इस तरह से पूरा ग्राफ ये प्लॉट होता है। तो ये 90 डिग्री के चेंजिंग पे आपका वेव डायग्राम यहाँ पे बनता है। फिर आपका होता है लास्ट है आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, ठीक है। तो हम लोगों ने रजिस्टिव सर्किट पढ़ लिया प्योर, और हम लोगों ने इंडक्टिव सर्किट पढ़ लिया। अब आपका यहाँ पे है प्योर कैपेसिटिव सर्किट है। तो यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लेट्स हैं, ये इसको पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये हमने इसको AC वोल्टेज दिया है, तो V = V0 sin ओमेगा t, ये हमने सबको दिया, तो इसको भी हमने इतने वोल्टेज दिया है यहाँ से। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होता है हमने देखा, Q = CV होता है, वेयर C इज द पोटेंशियल एंड C इज द कैपेसिटेंस एंड Q इज द चार्ज। तो Q = CV, तो V की वैल्यू क्या हमने यहाँ पे V0 sin ओमेगा t है, तो V की वैल्यू हमने V0 sin ओमेगा t पुट कर दी यहाँ से, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ से, हमको चाहिए करंट का रिलेशन और वोल्टेज का। तो वोल्टेज तो पता है बट करंट नहीं पता है। तो पता है कि यहाँ पे Q = CV0 sin ओमेगा t है, तो हम Q को टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें करंट मिल जाएगी यहाँ से। dQ/dt = यहाँ पे इसको हमने पूरे इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये हो गया dQ/dt, और C कांस्टेंट है, V0 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा cos ओमेगा t, और ओमेगा t का करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा। तुमको मिल गया I = ओमेगा C V0 cos ओमेगा t मिल गया यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब देखो यहाँ पे हमारे पास फिर से हमको इसको करंट बनाना है। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये करंट बन जाए, करंट की तरह बिहेव, मतलब कि जैसे I = पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस हो जाए, ठीक है। तो पोटेंशियल तो यहाँ पे है, बस इसके नीचे कुछ है नहीं। तो इस वैल्यू को हमें नीचे लेके आना है। तो हमें कुछ इस तरह से लिखना है कि वैल्यू नीचे आ जाए पोटेंशियल के। तो हमने इस वैल्यू को लिखा 1/ωc लिखेंगे तो ये वैल्यू बात वही पड़ जाएगी। तो लेकिन हमने इसको नीचे लिख दिया, तो जब ये डिफरेंस नीचे है तो V0 अपॉन 1/ωc लिखा गया यहाँ पे, फिर cos ओमेगा t हो गया। तो इस पूरी वैल्यू को हमने यहाँ पे I0 नाम दे दिया, करंट नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल है तो ये कुछ रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किसका है? ये कैपेसिटर का, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो हो जाता है बच्चों। अभी इसको अगर पढ़ेंगे डिटेल में, XC = 1/ωc होता है यहाँ पे, ठीक है। XC = 1/ωc लिखते हैं। तो यहीं से इसको अगर आप 1/ωc को रिप्लेस करना चाहोगे तो यहाँ पर नीचे आपको XC लिखना पड़ेगा, ऐसे XC। इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। ऐसे पीछे जैसे पीछे हम लोगों ने भी पढ़ा था वहाँ पर कि हमारे पास था ωL था, अगर आपको याद हो, जैसे यहाँ पे ωL था। तो ωL को रिप्लेस करना चाहें तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं XL = ωL होता है, XL = ωL होता है। इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ωL की जगह पे हम XL भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा X है, अब इसके नीचे L लिखा हुआ है। सो यहाँ से हमारे पास तो ये मिल गया I = I0 sin ओमेगा। अब देखो यहाँ पे cos ओमेगा t को हम लोग क्या ले सकते हैं, साइन के टर्म में। एक्चुअली हमें साइन के टर्म में लिखना है क्योंकि हमको फेज डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पे साइन है तो हमको भी यहाँ पे इसको साइन लाना है। तो cos ओमेगा t को हम लोग ले सकते हैं sin ओमेगा t + π/2 ले सकते हैं, ठीक है। तो वो sin ओमेगा t + π/2 या sin 90 + थीटा क्या होता है, cos ओमेगा t ही होता है या cos थीटा ही होता है। तो I = I0 sin ओमेगा t + π/2 हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हेयर करंट लीड्स पोटेंशियल बाई π/2 और 90 डिग्री। यहाँ करंट लीड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इसका फेज डिफरेंस कितना है पोटेंशियल का, ओमेगा t सिर्फ है, और करंट का फेज डिफरेंस फेज एंगल कितना है, इसका है ओमेगा t + π/2, और पोटेंशियल का फेज एंगल कितना है, सिर्फ ओमेगा t है। तो मतलब ये बड़ा हो गया π/2 से ज़्यादा, मतलब π/2 बढ़ गया यहाँ पे, इसलिए करंट यहाँ पे लीड करती है, आगे है, किससे, पोटेंशियल से आगे है, π/2 एंगल से, ठीक है। इसलिए तो ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पे। अब बात करते हैं फेजर डायग्राम की। तो यहाँ पे हमारे पास वही टाइम एक्सिस है, और पोटेंशियल अगेन यहाँ पे हमारे पास ड्रॉ है कि इस ओमेगा टी एंगल पे, तो पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पे ड्रॉ कर दी V0, ये ओमेगा टी एंगल पे। करंट यहाँ पे π/2 ज़्यादा है, तो π/2 ज़्यादा है पोटेंशियल से, तो यहाँ पे करंट हमारी इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो यहाँ पे π/2 देखो एंगल बना रही है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म होकर यहाँ पे करंट यहाँ बन जाएगी। तो ये हो गया फेजर डायग्राम फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए फेजर डायग्राम ये है। अब बात करते हैं अगर उसके वेव डायग्राम की, तो वेव डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये हो गया जो ऊपर वाला ब्लैक पेन से शो कर रहा हूँ मैं, ये आपका है
वोल्टेज के लिए, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के लिए, ये तीनों सर्किट में सेम था, बिल्कुल सेम है ये। और करंट की बात करते हैं तो यहाँ पे करंट की वैल्यू देखो, पहले वाले जो में केस में नीचे शुरू किया था हम लोगों ने करंट के लिए, बट यहाँ पे देखो ऊपर से शुरू है, यहाँ पे +1 से शुरू है। रीज़न आप खुद ही देख रहे हो यहाँ पे वैल्यूज़ जो है, अगर हम टी की वैल्यू 0 रखते हैं तो पोटेंशियल 0 है यहाँ पे, देखो ये देखो, ठीक है, टी वैल्यू 0 है। और यहीं पे अगर टी वैल्यू 0 रखते हैं तो साइन π/2 मतलब +1 मिल रहा है, इसलिए +1 यहाँ पे हो गया। मतलब जब पोटेंशियल 0 है तो +1 है, तो पोटेंशियल जब मैक्सिमम होगा तो करंट 0 देखो यहाँ पे है। फिर यहाँ पे देखो पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, 0 है तो करंट मैक्सिमम है, फिर पोटेंशियल यहाँ मैक्सिमम है तो करंट यहाँ पे 0 है। तो इस तरह से ये ग्राफ वेरी करेगा और π/2 डिफरेंस आपका हर एक पॉइंट पे बना रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारे पास ये तीनों बेसिक सर्किट्स थी हमारे पास, एक आपकी रेजिस्टिव और प्योर रेजिस्टिव और इंडक्टिव और ये कैपेसिटिव। तो इन तीनों का आपका वेव डायग्राम, फेज डायग्राम और इनका जो करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन था वो हमने देख लिया है। अब आगे इन्हीं को आगे हम लोग इनके डबल सर्किट लेंगे, मतलब वहाँ पे अभी सिंगल, यहाँ पे सिंगल लिया है, अब आगे सर्किट पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग दो एलिमेंट्स को एक साथ लेंगे, जैसे कि रजिस्टर को कैपेसिटर को एक साथ ले लेंगे, एक कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ एक ले लेंगे। तो इस तरह से हम दो सर्किट पढ़ेंगे वहाँ पे। तो ये बेसिक्स आपका थे, आपकी बेसिक्स क्लियर हो गई हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।